स्वागत है आपका पॉजिटिव इनबॉक्स हिंदी चैनल पर। इस चैनल पर आपको नई नई और दिलचस्प कहानियाँ मिलती हैं। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये कहानी बहुत ही प्राचीन समय की है, जब एक नगर पर राजा भोज का राज था। राजा भोज को 14 विद्याओं का ज्ञान था और उनकी गिनती उस समय के सबसे बुद्धिमान राजाओं में होती थी। एक दिन की बात है, जब एक महान ऋषि राजा भोज के महल में आए तो राजा ने उन्हें प्रणाम किया और कहने लगे, ऋषिवर, मैं 15वीं विद्या सीखना चाहता हूँ। कृपया करके आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए। ऋषि महाराज ने कहा, देखिए राजन, ये विद्या सीखना कोई आसान काम नहीं है। ये एक बहुत ही कठिन काम है और इस विद्या को सीखने की कोई समय सीमा भी नहीं है। ना जाने इसे सीखने में कितना समय लग जाए, तब तक आपके राज्य का कामकाज कैसे चलेगा। अच्छा तो यही रहेगा कि आप 15वीं विद्या सीखने का विचार अपने मन से निकाल दीजिए। राजा भोज ने कहा, नहीं नहीं ऋषिवर, मैं ये 15वीं विद्या सीखना चाहता हूँ, चाहे ये कितना भी कठिन काम क्यों ना हो। इसे सीखने में चाहे कितना भी समय क्यों ना लगे। आप कृपया करके मुझे रास्ता दिखाइए। ऋषि ने कहा, ठीक है राजन, यहाँ से बहुत दूर हिमालय पर्वत पर एक बहुत ही घना और भयानक जंगल है। उस जंगल के बीच में अमरा गुरु की कुटिया है। उस कुटिया को आपको ढूंढना होगा और इस बात का ध्यान रखना कि वो जंगल इतना घना है कि उसमें घोड़ा लेकर नहीं जाया जा सकता। आपको अपना घोड़ा जंगल के बाहर ही छोड़ना होगा और आगे का रास्ता पैदल ही तय करना होगा। वहां पर आपको अमरा गुरु तपस्या करते हुए मिलेंगे। आप उनके चरणों में जाकर गिर जाइएगा और उनसे 15वीं विद्या सीखने की विनती करिएगा। हाँ, एक बात का और ध्यान रखना, बाबा अपने स्वभाव से बहुत ही कठोर हैं। अगर बाबा तपस्या में लीन हुए तो उनकी तपस्या को भंग मत करना, नहीं तो हो सकता है कि वो आपको श्राप दे दें। इसलिए वहीं पर बैठकर बाबा की तपस्या पूरी होने का इंतजार कीजिएगा। अगर बाबा को आप पर दया आ गई तो वो आपको 15वीं विद्या जरूर सिखा देंगे। इतना कहकर ऋषि महाराज वहां से चले गए और फिर राजा भोज ने अपने मंत्रियों की एक बैठक बुलाई और उन्हें आगे की योजना समझाते हुए कहने लगे, मैं एक जरूरी काम से अपने राज्य से दूर जा रहा हूँ। मेरे जाने के बाद आप सभी मिलजुल कर राजपाट चलाएंगे और प्रजा को इस दौरान कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुझे वापस आने में मालूम नहीं कितना समय लग जाए। इस तरह से अपने मंत्रियों को समझाने के बाद राजा अपने महल में चला गया। राजा भोज की 2 रानियां थीं, जिनमें से एक का नाम था सत्यवती और दूसरी का नाम था भानुमति। नाम के ही अनुसार दोनों रानियों का स्वभाव था। रानी सत्यवती एक बहुत ही पतिव्रता स्त्री थी। वो महाराज के दर्शन किए बगैर खाना तो क्या, पानी भी नहीं पीती थी। दूसरी तरफ रानी भानुमति, जिनका दूर दूर तक इन बातों से कोई लेना देना नहीं था। और फिर राजा भोज रानी सत्यवती के कमरे में गए और कहने लगे, रानी, मैं एक जरूरी काम से कुछ समय के लिए ये नगर छोड़कर जा रहा हूँ। मालूम नहीं मुझे आने में कितना समय लग जाए, इसलिए मैं आपको ये सलाह दे रहा हूँ कि मेरे आने तक आप सावधानी से रहना। इतनी बात सुनकर रानी सत्यवती की आंखों में आंसू आ गए और वो कहने लगी, महाराज, मैं तो आपको देखे बगैर पानी तक नहीं पीती। भला इतने लंबे समय के लिए मैं आपको देखे बिना कैसे रह सकूंगी, इसलिए आप भी मुझे अपने साथ लेकर चलिए। राजा ने कहा, नहीं रानी, मैं आपको अपने साथ नहीं ले जा सकता, क्योंकि मैं जिस काम पर जा रहा हूँ वहां पर स्त्रियों का जाना मना है। इसीलिए आप मेरे काम में रुकावट मत बनिए। और जहां तक आपके मुझे देखे बिना भोजन ना ग्रहण करने की बात है, तो उस समस्या का समाधान मेरे पास है। मैं अपनी एक तस्वीर बनाकर इस दीवार पर लगा दूंगा और इस तरह से मेरा चेहरा देखकर आप भोजन कर लेना। और फिर राजा भोज ने अपनी हूबहू तस्वीर बनाकर दीवार पर लगा दी। अगली सुबह जब राजा भोज अपनी यात्रा पर निकलने वाला था तो जाने से पहले उसने रानी सत्यवती को अपने पास बुलाया और उसे समझाते हुए कहने लगा, देखो रानी, मैं जिस काम के लिए
आपसे दूर जा रहा हूँ। वो बड़ा ही उलझन भरा रास्ता है। ना जाने मेरे साथ क्या क्या घटनाएं घटें और मुझे आपसे मिलने के लिए भी अपना परिचय देना पड़े। इसीलिए मैं आपको अपनी मूंछ का बाल दे रहा हूँ। इसे संभाल कर रखना, क्योंकि मैं जब वापस आऊँगा तो सबसे पहले मैं अपनी मूंछ का बाल ही मांगूंगा। तब आप समझ जाना कि मैं ही राजा भोज हूँ और ये बात आप किसी को भी नहीं बताइएगा। रानी ने उसी समय मूंछ के बाल को संभाल कर एक जगह पर सुरक्षित रख दिया। रानी मन में सोचने लगी, आखिर ऐसी क्या समस्या आ सकती है जो राजा ने ये कदम उठाया है। अपनी यात्रा शुरू करने से पहले राजा ने अपने पुराने साथी देव को बुलाया। जैसे ही उसे पता चला कि राजा भोज ने उसे बुलाया है, वो तुरंत राजा भोज के पास दौड़ा चला आया। राजा ने उसे आगे की सारी योजना बताई और कहा, मित्र, हमें कुछ समय के लिए इस राज्य से दूर जाना होगा, इसीलिए आपको भी मेरे साथ चलना होगा। देव ने कहा, ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। और फिर राजा ने 2 घोड़े मंगवाए और सफर का जरूरी सामान लेकर वे दोनों अपनी यात्रा पर चल दिए। दिन रात चलते चलते काफी दिनों के बाद राजा भोज और देव उस जंगल तक पहुंच गए, क्योंकि उस जंगल में घोड़े अंदर नहीं जा सकते थे। घोड़ों को उन्होंने बाहर ही छोड़ दिया। राजा भोज और देव दोनों रास्ता बनाते हुए जंगल के अंदर चलने लगे। लंबी यात्रा के बाद वो दोनों बाबा अमरा की कुटिया ढूंढने में कामयाब हो गए। बाबा उस समय तपस्या में लीन थे। राजा भोज और देव दोनों बाबा की तपस्या पूरी होने का इंतजार करने लगे। लेकिन 1 सप्ताह बीत जाने के बाद भी बाबा तपस्या में ही रहे। वे दोनों कुटिया की साफ सफाई करके उसी में रहने लगे। जब 1 महीना बीत गया, तब जाकर बाबा ने अपनी आंखें खोली और अपने सामने एक राजा और उसके दोस्त को बैठा हुआ देखा। तब बाबा ने कहा, बच्चों, मेरे पास आओ, क्योंकि तुम इतना भयंकर जंगल पार करके मेरे पास आए हो और यहाँ पर कोई आम इंसान तो आता नहीं, तो जरूर तुम्हें कोई आवश्यक काम होगा। इतनी बात सुनकर राजा भोज ने कहा, महाराज, मैं राजा भोज हूँ। मैं एक इच्छा लेकर आपके पास आया हूँ। मैं 15वीं विद्या सीखना चाहता हूँ। अगर आप मुझे 15वीं विद्या का दान दें तो बड़ी ही कृपा होगी। बाबा ने कहा, बालक, तुम तो एक बहुत बड़ी समस्या लेकर आए हो। राजन, इस विद्या को सीखना हर किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि इसको सीखने में बहुत सी कठिनाइयां आती हैं। क्या तुम उन कठिनाइयों का सामना कर पाओगे? राजा भोज ने कहा, मैं इस विद्या को सीखने के लिए हर मुश्किल का सामना करने को तैयार हूँ। तब बाबा ने कहा, ठीक है राजन, तो इस विद्या को सीखने से पहले मैं आपको इस विद्या की शक्ति के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। 15वीं विद्या से मरे हुए शरीर को जिंदा किया जा सकता है, लेकिन अगर इस विद्या से आप किसी को जिंदा करते हैं तो आपके प्राण उस मरे हुए शरीर में चले जाएंगे, जबकि आपका खुद का शरीर प्राणहीन हो जाएगा और फिर आप जब चाहें अपने शरीर में वापस आ सकते हैं। और इस विद्या को सीखते समय आपको केवल एक समय का ही भोजन मिलेगा। वक्त की इसमें कोई भी समय सीमा निश्चित नहीं है। मालूम नहीं इस विद्या को सीखने में कितना समय लग जाए। राजा बोले, ठीक है बाबा, आप जो भी कहेंगे मैं सब करने को तैयार हूँ। और फिर बाबा ने कहा, तो चलिए राजन, कल सुबह से आपकी शिक्षा आरंभ हो जाएगी। अगली सुबह बाबा ने राजा भोज को अपने सामने बिठा लिया और मंत्र सिखाना आरंभ कर दिया। अब राजा भोज की 15वीं विद्या सीखने का सिलसिला शुरू हो चुका था। जब बाबा राजा भोज को मंत्र सुना रहे थे तो राजा का दोस्त देव पीछे बैठा हुआ सब कुछ सुन रहा था। उसने भी राजा के साथ साथ मंत्र रट लिए थे और वो भी मन ही मन में मंत्रों का जाप करने लगा। ऐसे ही राजा भोज की ये शिक्षा 12 वर्ष तक चलती रही। राजा भोज को बाबा जो भी मंत्र बताते उसे देव भी तुरंत रट लेता था और जैसे जैसे राजा मंत्र का जाप करते वैसे ही देव भी मन ही मन में मंत्रों का जाप करता रहा। और फिर इस तरह से राजा भोज 15वीं विद्या सीख गए और साथ ही साथ उनका मित्र देव भी ये विद्या सीख चुका था। फिर एक दिन ऐसा आया जब बाबा ने कहा, राजन, आपकी विद्या अब पूरी हो चुकी है
अब आप वापस जाकर अपने राज्य का कामकाज संभालिए। और हाँ, एक बात का ध्यान हमेशा रखिएगा कि कभी भी इस विद्या का गलत इस्तेमाल मत करना। राजा ने इस बात पर हामी भर दी और फिर अगली सुबह राजा भोज ने अपने गुरु को प्रणाम किया और वापस जाने की आज्ञा मांगी। बाबा ने उन्हें आशीर्वाद दिया और फिर राजा भोज देव को साथ लेकर अपनी नगरी की तरफ चल दिए। अब घोड़े तो उनके पास थे नहीं, इसीलिए वे दोनों पैदल ही बातें करते हुए चले जा रहे थे। उस समय राजा भोज के मित्र देव के मन में कपट जाग उठा और वो मन ही मन एक भयंकर षड्यंत्र बनाने लगा। अपनी योजना के अनुसार देव गुमसुम होकर चलने लगा तो राजा ने पूछा, देव क्या बात है, तुम बहुत ही गुमसुम से नजर आ रहे हो। देव ने कहा, महाराज मेरे मन में एक बात है। आपने इतने वर्षों की मेहनत के बाद 15वीं विद्या हासिल कर ली है, तो अगर आप अपनी सीखी हुई विद्या को एक बार आजमा लेते तो अच्छा रहता, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि नगर वापस जाकर हमारी जग हंसाई हो। राजा भोज ने कहा, बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है, आजमाने में क्या दिक्कत है, चलो आज हम आजमा कर देखते हैं। देव ने कहा, महाराज आप यहीं पर रुकिए, मैं अभी आता हूँ। देव थोड़ी दूर गया और एक मरा हुआ तोता उठाकर राजा भोज के सामने ले आया और कहने लगा, महाराज इस मरे हुए तोते में आप अपने प्राण डाल दीजिए। राजा भोज ने कहा, ठीक है, मैं मंत्रों का जाप करता हूँ। राजा भोज मंत्र पढ़ने लगे और उन्होंने अपने प्राण उस तोते में डाल दिए। तोता तो जिंदा हो गया, मगर राजा भोज का शरीर निढाल होकर जमीन पर गिर गया। और इधर देव अपने षड्यंत्र में कामयाब हो गया। उसने मौके का फायदा उठाया और तुरंत मंत्र पढ़कर अपने प्राण राजा भोज के शरीर में डाल दिए। अब देव का शरीर भी निढाल होकर गिर गया। राजा भोज जो कि अब तोता बन चुका था और देव असल में राजा भोज बन चुका था। तोते के रूप में राजा भोज ये सोचकर हैरान रह गया कि देव ने ये विद्या कैसे सीख ली और कहने लगा, देव ये तूने क्या किया, तू मेरे शरीर में क्यों आ गया। देव ने कहा, महाराज मैं भी अपनी विद्या आजमा रहा था, जो मैंने चोरी चोरी आपके पीछे बैठकर सीखी थी। राजा भोज ने कहा, देव तुम अपनी मर्यादा को भूल गए, तुम्हारे इस अपराध की सजा तुम्हें राज दरबार में दी जाएगी। अब तू एक काम कर, अपने शरीर में वापस जा और मेरे शरीर को खाली कर दे, ताकि मैं वापस अपने शरीर में जा सकूं। देव ने कहा, क्या मैं आपको इतना मूर्ख नजर आता हूं जो मैं अपने शरीर में वापस आऊंगा। बड़ी ही मुश्किल से मुझे राजा बनने का मौका मिला है, इस मौके को मैं छोड़ नहीं सकता। तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो। अब मैं भी वो सारे सुख प्राप्त करूंगा जो एक राजा को प्राप्त होते हैं। इसके बाद देव अपने रास्ते का आखिरी कांटा हटाने के लिए उस तोते को मारने के लिए दौड़ा, जिसमें राजा भोज के प्राण बसे हुए थे। तोता बेचारा क्या करता, वो अपनी जान बचाकर भागा और एक पेड़ पर जा बैठा। मन ही मन वो दुखी होने लगा कि जिसे उसने अपना सबसे अच्छा दोस्त समझा वो तो धोखेबाज निकला। इधर देव जो कि राजा भोज के शरीर में था, उसने लकड़ियों को इकट्ठा किया और अपने असली शरीर को जलाकर राख कर दिया और अपनी नगरी की तरफ चल दिया। दिन रात पैदल चलता हुआ वो राजा भोज की नगरी में जा पहुंचा। जब ये खबर दरबार तक पहुंची तो सभी दरबारी और मंत्रियों ने राजा का भव्य स्वागत किया। कोई भी व्यक्ति ये जान नहीं पाया कि असल में वो राजा भोज है या कोई और। देव सभी मंत्रियों और दरबारियों को पहले से ही जानता था, इसलिए उनके साथ विचार विमर्श करने में उसे किसी तरह की भी कोई उलझन का सामना नहीं करना पड़ा। सभी लोगों से अच्छी तरह मिलने के बाद राजा भोज जो कि असल में देव था, वो रानी के महल की तरफ चल दिया। जब वो रानी के महल में पहुंचा तो रानी सत्यवती राजा को देखकर चुपचाप एक तरफ खड़ी हो गई। राजा ने कहा, क्या बात है रानी, आप हमें देखकर खुश नहीं हैं? इतने बरसों के बाद मैं वापस आया हूं, तो आपको हमारा स्वागत करना चाहिए। सत्यवती ने कहा, महाराज सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि आप जब जरूरी काम से गए थे तब आप मुझसे क्या कहकर गए थे? देव ने कहा, रानी ये कैसी बेवकूफ़ी भरी बातें कर रही हो।
ऐसी बातें करना आपको शोभा नहीं देता। भला 12 साल पहले की छोटी मोटी बातें कौन याद रखता है। आप जाइए और हमारा स्वागत कीजिए। सत्यवती ने कहा, कभी नहीं महाराज, पहले आप मुझे उस बात के बारे में बताइए, तभी मैं आपको अंदर आने की अनुमति दूंगी। राजा बने हुए देव ने मन ही मन में सोचा कि ये रानी तो बहुत ही जिद्दी है, लगता है इसके आगे मेरी दाल नहीं गलने वाली। और फिर देव ने अपना रुख दूसरी रानी भानुमति के महल की तरफ कर दिया। जब भानुमति के महल के दरवाजे पर वो पहुंचा तो उसने देखा कि वो तो पहले से ही राजा के स्वागत के लिए तैयार खड़ी थी। देव का स्वागत किया गया और वो उसे अपने कमरे में ले गई। रानी भानुमति के महल में देव ने खूब सुख सुविधाओं का आनंद लिया। धीरे धीरे आधी रात हो गई। भानुमति को तो नींद आ गई, लेकिन देव को नींद कहाँ आने वाली थी। अब तो उसके दिमाग में एक डर बैठ गया था, और वो डर उस तोते का था, क्योंकि वो तोता जिसमें खुद राजा भोज बसे हुए थे, जो मनुष्यों की भांति बोल सकता था, अब उसे ये डर था कि कहीं वो तोता उड़ता हुआ नगर की तरफ ना आ जाए और मेरे सारे भेद ना खुल जाएं। इस मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए देव ने एक योजना बनाई। दूसरी तरफ राजा भोज, जो कि तोता बना हुआ, उस बियाबान जंगल में भटक रहा था। पानी की तलाश करते हुए आखिरकार वो एक बावड़ी पर पहुंचा, जहां पर 49 तोते पहले से ही थे। उन तोतों ने जब राजा को देखा कि एक नया तोता हमारी बावड़ी पर आया है और जो कुछ ज्यादा ही प्यासा है, वो तोते राजा भोज को देखकर बहुत ही खुश हुए और राजा भोज से अपनी भाषा में बातें करने लगे। राजा भोज उनसे बातें करते हुए कहने लगा, देखो दोस्तों, मैं बिल्कुल अकेला हूँ और मेरा कोई परिवार भी नहीं है। अब मैं भी आप सभी के साथ रहूंगा। इस तरह से वो सभी तोते एक साथ रहने लगे। राजा भोज उन तोतों को ज्ञान की बातें सुनाया करते थे। इस तरह से वो सभी तोते राजा भोज की इज्जत करने लगे। और एक दिन ऐसा भी आया जब सभी तोतों ने राजा भोज को अपना मुखिया घोषित कर दिया, क्योंकि राजा भोज बहुत ही समझदार था। इसलिए वो किसी भी खतरे के आने से पहले ही उसे भांप लेता था। उसके रहने से सभी तोते अब सुरक्षित महसूस करने लगे थे। उधर राजा भोज बने हुए देव ने अपने राज्य में ये घोषणा करवा दी कि जो भी तोता मारकर राजा के पास लाएगा, उसे एक तोते के बदले में एक स्वर्ण मुद्रा दी जाएगी। जो 2 तोते लाएगा उसे 2 मुद्राएं दी जाएंगी। जो 10 तोते लाएगा उसे 10 मुद्राएं दी जाएंगी। ये आदेश सुनकर सभी दरबारी हैरान थे कि आखिर राजा को तोते मारने की क्या आवश्यकता आन पड़ी। लेकिन राजा का आदेश था, इसलिए कोई भी कुछ नहीं बोला। जैसे ही ये आदेश जनता के बीच में पहुंचा तो सभी निठल्ले लोग तोता पकड़ने के लिए निकल पड़े। शाम तक कोई एक तोता लेकर दरबार में आता तो कोई 10 तोते लेकर आता। जो आदमी जितने तोते लाता उसे उतनी ही स्वर्ण मुद्राएं दे दी जाती। अब तो ये समाचार धीरे धीरे आसपास के नगरों में भी फैल गया। इधर बेचारे तोते समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर उनका क्या कसूर है, उन्हें क्यों मरवाया जा रहा है। अब ये समाचार धीरे धीरे राजा भोज के पास भी पहुंच गया कि देव ने तोता मारने का आदेश दिया है। और फिर उसने सभी 49 तोतों को अपने पास बुलाया और कहने लगा, हम सभी को होशियार हो जाना चाहिए, क्योंकि हम सभी पर मुसीबत आने वाली है। तोतों ने कहा, मुखिया जी, आप जैसा भी कहेंगे हम सब वैसा ही करेंगे। अब राजा भोज के ऊपर 49 तोतों की सुरक्षा का भार था। एक दिन की बात है, जब सभी तोते पेड़ पर बैठे हुए थे तो उनमें से एक तोते ने देखा कि एक शिकारी धनुष बाण लिए हुए उनकी तरफ चला आ रहा था। तोते ने तुरंत इसकी सूचना अपने मुखिया को दी। शिकारी को यूं आता हुआ देखकर राजा भोज ने तुरंत एक योजना बनाई और सभी तोतों को समझाने लगा कि देखो, उड़ने की गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि इसके हाथ में धनुष बाण है। अगर हमने उड़ने की कोशिश की तो हम में से 2-3 तोते तो जरूर ही मारे जाएंगे, लेकिन जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करोगे तो फिर हम बच सकते हैं। और फिर राजा भोज उन्हें अपनी योजना समझाते हुए कहने लगा, देखो, पहले तो ये शिकारी पेड़ के पास आएगा और एक पेड़ पर
इतने सारे तोते देखकर खुश हो जाएगा और सभी तोतों को पकड़ने के बारे में सोचेगा। आप सभी तोतों को एक नाटक करना होगा। आप सभी अपनी गर्दन इस तरह से लटका दो जिससे ऐसा लगे कि हम सब मरे हुए हैं, और फिर ये शिकारी पेड़ के ऊपर चढ़ेगा और एक एक करके हमें नीचे गिराएगा। उस समय आपको एक खास बात का ध्यान रखना है कि जैसे ही शिकारी एक एक तोते को नीचे पटकेगा वैसे ही आवाज आएगी पट। जब दूसरे तोते को पटकेगा तो आवाज आएगी पट। आप सभी उस गिरने की आवाज पट को गिनते रहना, क्योंकि धीरे धीरे वो हम सभी को नीचे पटकता रहेगा। और जैसे ही पट की 50वीं आवाज पूरी होगी तो सारे तोते एकदम से उड़ जाना। इससे फायदा ये होगा कि उस वक्त शिकारी तो पेड़ पर होगा और हम सभी को भागने का मौका मिल जाएगा, और उस वक्त शिकारी के पास धनुष बाण भी नहीं होगा। सभी तोतों ने इस बात पर रजामंदी दे दी। सभी तोते पेड़ की टहनियों पर इस तरह से गर्दन लटकाकर बैठ गए जैसे वो मरे हुए हों। जब शिकारी पेड़ के पास पहुंचा तो एक ही पेड़ पर इतने सारे तोते देखकर वो खुश हो गया। शिकारी ने अपना धनुष बाण जमीन पर रख दिया और फिर वो पेड़ पर चढ़ गया। वो एक एक करके सभी तोतों को नीचे पटकने लगा और फिर सभी तोते गिरने की पट की आवाज की गिनती करने लगे। जब वो गिनती 49 तक पहुंची तो अंत में बचे थे राजा भोज, जिनको शिकारी नीचे फेंकने वाला था कि उससे पहले शिकारी की चप्पल नीचे गिर गई। अब 50 की गिनती पूरी हो चुकी थी। आखिरी आवाज सुनते ही सभी नीचे पड़े हुए तोते फुर्र से उड़ गए, लेकिन राजा भोज अब शिकारी के हाथ में फंस चुके थे। शिकारी ऐसे धोखे को देखकर आग बबूला हो गया। शिकारी ने तोते से कहा, तुमने मेरे साथ बहुत धोखा किया है, लेकिन मैं तुझे अपने हाथ से जाने नहीं दूंगा। और फिर शिकारी राजा भोज को अपने हाथों में पकड़कर नगर की तरफ चलने लगा। चलते चलते राजा भोज ने शिकारी से कहा, भाई तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? एक तोते को मनुष्य की भाषा में बोलते हुए देखकर शिकारी हैरान रह गया और फिर बोला, मैं तुम्हें राजा के पास ले जाऊंगा जहां पर मुझे बदले में एक सोने का सिक्का मिलेगा। तब तोते ने कहा, भाई तुम मुझे राजा के पास लेकर मत जाओ, तुम मुझे किसी सेठ के पास लेकर चलो तो मैं तुम्हें उस सेठ से 50 सोने के सिक्के दिलवा सकता हूँ। ये सुनकर शिकारी की आंखों में चमक आ गई। वो कहने लगा, ठीक है, मैं तुम्हें एक सबसे अच्छे सेठ के पास ले चलता हूँ। और फिर शिकारी उस तोते को एक सेठ के पास ले आया। सेठ से कहने लगा, सेठ जी, ये तोता मैं जंगल से पकड़ कर लाया हूँ, मैं इसे आपको बेचना चाहता हूँ। सेठ ने कहा, भला मैं एक तोते का क्या करूँगा? शिकारी बोला, सेठ जी, ये कोई आम तोता नहीं है, ये तो आपसे बात करना चाहता है। ये सुनकर सेठ हैरान रह गया कि क्या कोई तोता भी बोल सकता है? और फिर सेठ उस तोते से बात करने लगा। तोते ने कहा, सेठ जी, आप मुझे 50 सिक्कों में इस शिकारी से खरीद लीजिए। इन 50 सिक्कों के बदले में मैं आपको हजारों सिक्कों की आमदनी करवा सकता हूँ। सेठ हैरान था कि एक तोता उसके सामने बैठकर इतनी समझदारी वाली बातें कर रहा था। सेठ ने तुरंत 50 सिक्के निकाले और शिकारी को दे दिए। अब तोते ने उस शिकारी से कहा, शिकारी भाई, तुम अपने ईमान पर रहना और किसी को भी ये मत बताना कि तुमने एक तोता सेठ को बेच दिया है। शिकारी इस बात पर राजी हो गया और फिर खुशी खुशी अपने घर चला गया। सारा मामला शांत हो जाने के बाद सेठ ने तोते से कहा, हाँ तो तोता भाई, अब बताओ कि तुम मेरी हजारों की कमाई कैसे करवा सकते हो? तोते ने कहा, देखो सेठ जी, मैं जैसा कहता हूँ आप वैसा ही कीजिए और फिर आपके पास धन के अंबार लग जाएंगे। सेठ ने कहा, अच्छा तो फिर बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए? तोते ने कुछ सोचते हुए कहा, देखो सेठ जी, कल चने खरीद लो, जितने खरीद सकते हो उतने खरीद लो, क्योंकि एक हफ्ते के बाद चने का भाव दुगना हो जाएगा। सेठ ने ऐसा ही किया और फिर उसने अपने गोदाम में चने खरीद कर भर लिए। दूसरा हफ्ता आया तो सचमुच चने के भाव दुगने हो चुके थे। तब सेठ ने उन्हीं चनों को दुगने भाव में बेच दिया। इस तरह से उसे दुगना मुनाफा हुआ। सेठ बहुत ही खुश हुआ, क्योंकि सचमुच ये तोता बड़ा ही ज्ञानी और समझदार है।
अब सेठ उस तोते को बड़े ही प्यार से रखने लगा। उसे हर रोज अच्छा अच्छा खाना खिलाने लगा। सेठ रोज तोते से सलाह लेकर ही अपना व्यापार करता था। जो भी तोता कहता सेठ बिल्कुल वैसा ही करता। अब तो सेठ उस तोते से बहुत ही खुश था। एक दिन सेठ ने तोते से कहा कि तुम्हारी वजह से मैं माला माल हो गया हूँ। अब बताओ कि आज मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। तुम जो कुछ भी कहोगे मैं करने को तैयार हूँ। सेठ की बात सुनकर तोता कहने लगा, सेठ जी, मैं आपको अपने बारे में सारी बात बताता हूँ, लेकिन आप मेरे बारे में किसी और को मत बताना। सेठ ने कहा, तोते तू मेरा विश्वास कर, मैं किसी को तेरे बारे में नहीं बताऊंगा। तब तोते ने कहा, सेठ जी, असल में मैं कोई तोता नहीं हूँ, बल्कि मैं राजा भोज हूँ। और फिर तोते ने अपनी सारी बात पूरे विस्तार के साथ सेठ को बता दी। अंत में तोते ने कहा कि राजा देव ने जो तोता मार योजना चलाई है वो मुझे ही मारने के लिए बनाई है। सेठ सारा किस्सा सुनकर हैरान रह गया और तोते बने हुए राजा भोज के पैरों में गिर गया और कहने लगा, महाराज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बड़ी गलती हो गई। मैंने इतने बड़े महाराज को अपना नौकर बनाकर रखा, मुझे माफ कर दीजिए। तब तोते ने कहा, सेठ जी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। अगर आप मेरे लिए कुछ करना ही चाहते हैं तो मुझे एक बार किसी तरह भी छुपाकर रानी सत्यवती के पास पहुंचा दीजिए, आपकी बड़ी कृपा होगी। सेठ ने कहा, ठीक है महाराज, मैं किसी भी तरह से आपको रानी सत्यवती के महल तक जरूर पहुंचाऊंगा, चाहे मुझे कितने भी खतरों का सामना क्यों ना करना पड़े। और फिर उसने एक दिन योजना बनाई। तोते को अच्छी तरह से छुपाकर वो महल की तरफ चल दिया और रानी सत्यवती के महल के बाहर जाकर वो खड़ा हो गया। तब सेठ ने देखा कि एक दासी महल के बाहर आई। सेठ उस दासी के पास गया और कहने लगा, बहन, आप मेरा एक काम कर दीजिए, मुझे किसी भी तरह से एक बार रानी सत्यवती से मिलवा दीजिए। वो दासी गुस्से में कहने लगी, हमारी रानी के इतने भी बुरे दिन नहीं आ गए कि वो राह चलते हुए किसी भी ऐरे गहरे से मिलती रहे। जाओ सेठ, यहाँ से चले जाओ। सेठ ने कहा, आप किसी भी तरह से ये खबर रानी तक पहुँचा दो कि एक सेठ बड़ी ही दूर से रानी से मिलने के लिए आया है, एक बड़ी ही गंभीर समस्या के बारे में बात करना चाहता है। अगर तुम मेरा ये काम कर दोगी तो इसके बदले में मैं तुम्हें 100 सोने के सिक्के दूंगा। सोने के सिक्कों का नाम सुनते ही दासी के चेहरे पर खुशी आ गई। उसने मन ही मन सोचा, बस इतने से काम के बदले में मुझे 100 सोने के सिक्के मिल जाएंगे। दासी ने कहा, लाओ सेठ, पहले मुझे 100 सोने के सिक्के दो, तभी मैं रानी के पास जाकर आपकी बात पहुंचाऊंगी। सेठ ने तुरंत ही 100 सोने के सिक्के उसे थमा दिए। दासी दौड़ती हुई रानी के पास गई और रानी से बोली, महारानी जी, एक सेठ बहुत ही दूर से पैदल सफर करते हुए आपसे मिलने के लिए आया है। शायद वो किसी गंभीर समस्या के बारे में आपसे बात करना चाहता है। अगर आप आज्ञा दें तो मैं उसे बुलाकर आपके पास ले आऊं। रानी ने दासी को आज्ञा दे दी। दासी दौड़ती हुई गई और सेठ को रानी सत्यवती के पास ले आई। सेठ जब रानी के सामने पहुंचा तो हाथ जोड़कर उसने रानी से विनती की, रानी साहिबा, मैं 1 मिनट के लिए आपसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। रानी ने तुरंत सभी दासियों को बाहर जाने का आदेश दिया। जैसे ही सभी लोग बाहर गए, सेठ ने अपनी चादर हटाई और तोता बने हुए राजा को सेठ ने बाहर निकाला और बोला, महारानी जी, ये तोता कोई और नहीं बल्कि खुद राजा भोज हैं। रानी ने कहा, आपके पास इस बात का क्या सबूत है कि ये तोता राजा भोज है? रानी की ये बात सुनकर तोते ने धीरे से कहा, रानी, क्या आपके पास आज भी हमारी मूछ का बाल सुरक्षित है? ये शब्द सुनते ही रानी की तो बोलती बंद हो गई और उसे यकीन हो गया कि ये तोता ही राजा भोज है। रानी अपने पति से वर्षों बाद मिली थी तो फूट फूट कर रोने लगी। इसके बाद रानी ने सेठ को बहुत ही धन्यवाद दिया और उसे इनाम के रूप में हीरे और जवाहरात देकर विदा कर दिया। अब रानी को राजा भोज ने अपनी पूरी दास्तान सुना डाली कि कैसे देव ने उनके साथ कितना बड़ा धोखा किया। रानी ने कहा, महाराज, ये तो मुझे उसके महल में आते ही समझ आ गया था कि वो मेरा पति नहीं बल्कि कोई बहरूपिया है, क्योंकि मैंने उसके महल में आते ही
उससे वो निशानी मांगने की बात कही थी जो आप मुझे सौंप कर गए थे, जिसका उत्तर देने में वो असफल रहा और नए नए बहाने बनाने लगा। इतनी बात करने के बाद रानी सत्यवती बोली, महाराज, आप 15वीं विद्या प्राप्त राजा हैं। अब तो आप ही इस समस्या का समाधान कीजिए। अब राजा भोज को रानी सत्यवती का साथ मिल चुका था। उन्होंने इस समस्या के समाधान के लिए एक योजना बनाई और रानी सत्यवती से बोले, देखो रानी, केवल सेठ और आपको ये बात मालूम है कि मैं राजा भोज हूँ। मेरी आगे की योजना इस तरह से है कि रानी, सबसे पहले आप सैनिकों से कहकर एक मरा हुआ बकरा मंगवाइए और एक दासी से कहकर देव के पास ये संदेश पहुंचाओ कि आप उससे माफ़ी मांगते हुए महल में आने का आग्रह कर रही हैं, और फिर मुझे किसी ऐसी जगह पर छुपा दीजिए जहां से मैं आप सबको देख सकूं, लेकिन आप लोग मुझे ना देख सको। और रानी सत्यवती राजा भोज की योजना अच्छी तरह से समझ लेती है। उसने राजा देव के पास खबर पहुंचाई, जिसमें रानी ने देव से माफ़ी मांगते हुए महल में बुलवाया था। दासी रानी का संदेश लेकर तुरंत राजा बने हुए देव के पास गई और कहने लगी, महाराज, रानी सत्यवती ने आपको याद किया है और वो अपनी गलती को मानते हुए आपसे माफ़ी मांगना चाहती है। रानी ने आपके साथ सभी दरबारियों को बुलाया है ताकि सबके सामने वो आपसे माफ़ी मांग सके। राजा देव बोला, आखिरकार रानी सत्यवती को अकल आ ही गई। ठीक है, जाकर रानी से कह दो कि मैं सभी मंत्रियों को लेकर उसके महल में आ रहा हूँ। इधर रानी सत्यवती ने तोता बने हुए राजा भोज को कमरे के एक रोशनदान में छुपा दिया ताकि वहां से वो सब कुछ देख सके। अब रानी सत्यवती राजा देव और मंत्रियों के आने का इंतजार करने लगी। थोड़ी देर बाद जब राजा देव अपने मंत्रियों के साथ रानी के महल में आया तो रानी ने राजा देव से हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं अपनी गलती के लिए बहुत ही शर्मिंदा हूँ। आप तो जानते ही हैं कि मैं कितनी पतिव्रता स्त्री हूँ, इसीलिए मुझे फूंक फूंक कर कदम रखने पड़ते हैं। और मैं आपकी इस बात से भी सहमत हूँ कि इतनी पुरानी बातें भला कौन याद रखता है, लेकिन अब मैं ही आपको वो बात याद दिलवा देती हूँ। जब आप 15वीं विद्या सीखने के लिए जा रहे थे, तब आप निशानी के तौर पर मुझसे ये कहकर गए थे कि रानी सत्यवती, जब भी मैं 15वीं विद्या सीख कर वापिस आऊँगा तो सबसे पहले इसका चमत्कार मैं आपको ही दिखाऊंगा, तो आप समझ जाना कि मैं ही राजा भोज हूँ। लेकिन महाराज, वापिस आने के बाद तो आपने मुझे कोई भी चमत्कार नहीं दिखाया, जिसके कारण मुझे आपके साथ ऐसा बर्ताव करना पड़ा। इसलिए महाराज, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी के सामने अपनी 15वीं विद्या का चमत्कार दिखाइए ताकि मैं भी अपने राजा पर गर्व कर सकूं। ये सारी बातें सुनकर राजा देव मन ही मन बड़ा ही खुश हुआ। वो तो खुद भी सभी के सामने अपनी विद्या का चमत्कार दिखाने के लिए आतुर था, पर उसे इस बारे में तो बिल्कुल भी नहीं पता था कि असली राजा भोज वहीं पर तोता बना हुआ छुपा हुआ है और ये सब कुछ वो देख रहा है। राजा देव ने कहा, ठीक है रानी, बताइए आपको क्या देखना है। रानी ने तुरंत अपने नौकरों से कहकर उस मरे हुए बकरे को वहां पर मंगवाया और राजा भोज के सामने रख दिया। वो बोली, महाराज, मैं चाहती हूँ कि आप एक बार अपने प्राण इस मरे हुए बकरे में डालकर इसे जिंदा करिए और अपनी विद्या का चमत्कार दिखाइए। राजा देव ने हंसते हुए कहा, ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। देव मन ही मन मंत्र पढ़ने लगा और कुछ ही पलों के बाद राजा देव का शरीर निढाल होकर फर्श पर गिर गया और मरा हुआ बकरा जीवित हो उठा। अब राजा देव के प्राण उस बकरे में चले गए थे। उधर रोशनदान में बैठे हुए तोते ने भी तुरंत मंत्र पढ़कर अपने प्राण खुद के शरीर में डाल दिए। तभी वो तोता बेजान होकर नीचे गिर पड़ा। ये देखकर सभी लोग हैरान थे कि ये सब क्या हो रहा है, और अब राजा भोज के शरीर में खुद उनके प्राण आ चुके थे। कहने लगा कि एक मोटी सी जंजीर लाओ और इस बकरे को अच्छी तरह से बांध दो ताकि ये भाग ना पाए। राजा का आदेश सुनते ही तुरंत उस बकरे को अच्छी तरह से बांध दिया गया और फिर राजा भोज ने अपनी आप बीती वहां पर मौजूद सभी मंत्रियों को सुनाई और कहा, मैं उस भले सेठ
और रानी सत्यवती की मदद से अपने शरीर को वापस पा सका हूँ। राजा की बात सुनकर सभी मंत्रियों ने राजा से माफी मांगी और कहने लगे, महाराज, हम इस नकली राजा को पहचान ना सके, लेकिन अब आप आ गए हैं तो आप ही इसे सजा दीजिए। राजा ने कहा, इसके लिए तो मृत्यु दंड भी काफी नहीं है। मैं इसे ऐसी सजा दूंगा जिसे ये सारी जिंदगी याद रखेगा। इस बकरे को नगर के मुख्य द्वार पर बांध दिया जाए और सारी प्रजा में यह घोषणा करवा दी जाए कि राजा का आदेश है, जो भी आदमी नगर से बाहर जाएगा वो इसके सिर पर 2 जूते मारकर ही जाएगा, और जो कोई अंदर आएगा तो वो भी 2 जूते इसके सिर पर मारकर ही अंदर आएगा। और फिर ऐसा ही हुआ। बकरे को नगर के मुख्य द्वार पर बांध दिया गया और वहां पर पहरेदार बिठा दिए गए। पहरेदारों को ये सख्त आदेश दे दिया गया कि कोई भी यहाँ से आए या जाए, बिना इस बकरे के सिर पर 2 जूते मारे वो ना तो नगर के अंदर आ सके और ना ही नगर से बाहर जा सके। और इधर राजा भोज ने उस मरे हुए तोते का अंतिम संस्कार बड़े ही आदर सम्मान के साथ करवा दिया। और फिर राजा भोज ने अपने राज्य का भार खुशी खुशी संभाल लिया। तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये कहानी बहुत ही पसंद आई होगी। तो इसी तरह की कहानियाँ सुनने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, साथ ही अपने अच्छे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे किसी अगली कहानी में। तब तक के लिए अपने दोस्त राणा मंजीत सिंह को अनुमति दीजिए।